हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के टॉप 5 एमसीक्यू सीरीज में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके साथ वो है डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर हम लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक से एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड मोर ओवर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एवर स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जो कोर्सेज आपको प्रोवाइडेड है उनके बारे में ब्रीफली आपको बता देते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर या फिर ऐप पर जाकर। सो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू है। ध्यान से पढ़नी है सभी स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स ट्रू आपको बतानी है यहाँ पर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इंप्लाइज अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, law of demand assumes that all other factors remains constant. Third statement is, it is applicable only in the short run. Fourth statement, law of demand is represented by a downward sloping demand curve. And fifth statement is, it is a qualitative statement. So 5 statements हैं, इन 5 statements में से आपको बताना है कि कौन सी statements true है with regard to the law of demand. सो लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है कि अगर पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिक्रीज कर जाएगी, और अगर प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कम हो जाता है, फॉल कर जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और इसे हम कैजुअल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमें ये एग्जैक्ट को रिलेशन नहीं बताता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में, है ना। तो इसलिए ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट भी है, क्वांटिफाई नहीं करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को। ठीक है जी, तो प्राइस को लेके चलते हैं। प्राइस इज द ओनली फैक्टर जो लॉ ऑफ डिमांड लेके चलता है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ रिलेशनशिप बताने के लिए। इसके अलावा, प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ अदर सब्सटीट्यूट्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हो गए, या फिर पॉपुलेशन साइज की बात करें, वो सभी फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी चेंज की बात करें तो वो सभी फैक्टर्स जो है कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, फिफ्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द शॉर्ट रन, ऐसा नहीं है, इट इज एप्लीकेबल बोथ इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन। और कैसे रिप्रेजेंट होता है ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग से, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो नेगेटिव रिलेशनशिप है उससे हमारा जो डिमांड कर्व होती है वो कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में हमें स्टेटमेंट गिवन है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एंड उसके लिए रीजन गिवन है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इनफाइनाइटली विद अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस। सो आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और जो रीजन हमें गिवन है क्या वो राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं बट जो रीजन हमें गिवन है वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है, या फिर ओनली ए स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर ओनली जो रीजन में स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है। हमारे पास 5 डिग्रीज है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और उसमें से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है वन ऑफ द डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहती है? ये वो सिचुएशन है जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इनफाइनाइटली चेंज करती है प्राइस के जरा से चेंज होने पर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में फॉल करता है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जैसे एक फार्मर जो है वो टोमेटो सेल कर रहा है, और जो टोमेटो वो सेल कर रहा है वो मार्केट में ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहा है, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कंज्यूमर्स जो है स्विच कर जाएंगे अनदर फार्मर्स पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो चेंज देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइटली चेंज देखने को मिलेगा क्वांटिटी डिमांडेड में, क्योंकि जो पहले वाला फार्मर है जो हाई प्राइसेस पर टोमेटो बेच रहा था, दैट फार्मर विल एंड अप विद नो कंज्यूमर्स। तो सारे के सारे
कंज्यूमर्स जो है दे विल स्विच टू द अनदर फार्मर। ठीक है, तो जरा से प्राइस चेंज करने पर जो है क्वांटिटी डिमांडेड में जो इनफाइनाइटली चेंज देखने को मिलता है, ऐसा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहती है। ठीक है, सो इनफाइनाइटली चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो हमारी डिमांड कर्व आ रही है कैसी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। यही रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। सो यहाँ पर असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है और रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो दोनों ट्रू है, एंड इवन जो रीजन में स्टेटमेंट गिवन है वो हमारा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है विद रिगार्ड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। Next statement, a good with an elasticity of less than 1 is said to be an inelastic, and last statement is luxury goods generally have inelastic demand. So four statements आपको given है और आपको बताना है कि कौन सी statements यहाँ पर true हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बात की थी कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्वालिटेटिव फिनोमिना है और वहीं पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्वांटिटेटिव फिनोमिना। यही डिफरेंस है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी वो अपवर्ड होगी या फिर हमारी डाउनवर्ड होगी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमें मैग्नीट्यूड बताता है उस चेंज का। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चेंज इज एक्सप्लेन्ड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्वांटिटेटिव फेनोमेना क्वांटिफाई करता है कि कैसे क्वांटिटी डिमांडेड हमारी रिस्पॉन्ड कर रही है विद द चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। थर्ड स्टेटमेंट है अ गुड विद एन इलास्टिसिटी ऑफ लेस देन 1 इज सेड टू बी इन इलास्टिक। बिल्कुल ठीक है, लेस देन 1 हमारा कब होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये लेस देन 1 है। और उसके बाद बोला गया कि लग्जरी गुड्स जनरली हैव एन इलास्टिक डिमांड। तो ये गलत है, लग्जरी गुड्स की इलास्टिक डिमांड होती है बिकॉज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज मोर देन इनकम। कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी तो लग्जरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो इलास्टिक डिमांड होती है लग्जरी गुड्स की। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स गिवन है, गिफन गुड्स, वेबलिन गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। एंड लिस्ट 2 में इन गुड्स की कॉरेस्पॉन्डेंस आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है या फिर आप कह सकते हैं मीनिंग गिवन है, तो आपको अप्रोप्रिएटली मैच करना है उनके मीनिंग के साथ। सो फर्स्ट में आपको बोला गया गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। देन वी हैव goods for which demand decreases as price decreases and vice versa। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको गिवन है goods for which demand increases as price increases often due to the perception of exclusivity। एंड फोर्थ आपको गिवन है goods for which demand increases as income increases। सो आपको इन सभी वेरिएबल्स को याद रखना है। इनकम की बात की गई है, प्राइस की बात की गई है, फिर दोबारा से प्राइस की बात की गई है और साथ में एक्सक्लूसिविटी की बात भी की गई है कि जो गुड है वो यूनिक है, एक्सक्लूसिव है। देन अगेन आपको इनकम की बात की गई है। सो यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएटली मैच बताना है कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट मैचिंग दे रहा है। बहुत ही इजी है मैचिंग यहाँ पर करनी। देखिए गिफन गुड्स के केस में जो हमारा प्राइस है और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पता है ना आपको। गिफन गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर आप देखिए लिस्ट 2 में ऐसा कौन सा डिस्क्रिप्शन है जहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये देखिए सेकंड जो यहाँ पर गिवन है हमारे पास लिस्ट 2 में, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो बिल्कुल जी गिफन गुड्स हमारा मैच करेगा 2 के साथ। ठीक है जी, देन यहाँ पर देखिए वेबलिन गुड्स के केस में क्या होता है कि डिमांड हमारी इंक्रीज करती है एज प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू द परसेप्शन ऑफ एक्सक्लूसिविटी, कि कंज्यूमर के माइंड में है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, एक्सक्लूसिव है। तो उस केस में जब प्राइस बढ़ता है तभी उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड को वो बढ़ा देता है। जैसे कोई एक्सक्लूसिव कोई स्पोर्ट्स कार है या कोई एक्सक्लूसिव रिस्ट वॉच है, ऐसे केस में। सो वेबलिन गुड्स, ठीक है जी, तो सेकंड मैच करेगा हमारा 3 के साथ, थर्ड के साथ।
देन नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो इन दोनों के बेस के लिए जो वेरिएबल हम लेके चलते हैं वो होता है इनकम। सो इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है जी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। सो 3 मैच करेगा हमारा 1 के साथ। और इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर इनकम हमारी इंक्रीज करती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। सो फोर्थ हमारा मैच करेगा यहाँ पर लिस्ट 2 में 4 के साथ। ठीक है, सो करेक्ट मैचिंग जो है हमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन गुड्स आर अ काइंड ऑफ गुड्स whose ऑप्शन ए प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव एंड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ऑप्शन बी प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट बोथ आर पॉजिटिव। ऑप्शन सी प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट बोथ आर नेगेटिव। एंड ऑप्शन डी इज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्ट से रिलेटेड प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए सभी गुड्स के लिए। ये प्राइस इफेक्ट वाला जो टॉपिक है ना, काफी फेवरेट हो गया एग्जामिनर का। बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में। सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए प्राइस इफेक्ट का जो टॉपिक है। सो गिवन गुड्स हमारे स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो प्राइस इफेक्ट होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट जो है गिवन गुड्स के केस में वो नेगेटिव होती है, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। लेकिन इनकम इफेक्ट जो है उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को जो पॉजिटिव होता है उसको ओवर पावर करती है, उसको डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट है प्राइस इफेक्ट यानी कि वो हमारा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ही नेगेटिव होते हैं गिवन गुड्स के केस में। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन सी। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कॉमोडिटीज इज। सो गाइज, ये थी हमारी आज की डिस्कशन टॉप 5 एमसीक्यू सीरीज को लेके। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।